हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखते हैं जो हमारी ये यूपी एलटी का पेपर एग्ज़ाम है, जो वो अगले महीने जो 18 सितंबर में जो एग्ज़ाम है उसके लिए देखते हैं। आज ये हमारे एलटी ग्रेड के लिए होगा, जो जीआईसी के फॉर्म थे। और इसमें देखते हैं ये कहा दोहरा लेखा प्रणाली और पुष्पालन, कुछ टॉपिक है इसमें, अलग टॉपिक वाइज में से कराता हुआ चलूँगा। इसमें कहा इसने क्या कि दोहरा लेखा प्रणाली और पुष्पालन। दोहरा लेखा प्रणाली आविष्कारक कौन है दोहरा लेखा प्रणाली के? लूकास पेसियोली ने जो है दोहरा लेखा प्रणाली का जो है निर्माण किया, दोहरा लेखा प्रणाली को बनाया। या अकाउंट का जो जन्मदाता है वे कौन है? वे हैं लूकास पेसियोली। या पुष्पालन के कहो जो जन्मदाता है वे कौन है? लूकास पेसियोली। इसके बाद कहाँ उन्होंने इसकी जो है इटली में जो है दोहरा लेखा प्रणाली की जो है खोज की गई। और कब? 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में। इसके बाद अर्थ, दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली हमें बताती है कि प्रत्येक लेन देन दो खातों में किए जाते हैं, जिसमें एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ठीक है, एक ऋणी होगा तो दूसरा धनी होगा। इसके बाद अगर हम पुष्पालन की बात करें, पुष्पालन का अर्थ क्या है? पुष्पालन का मतलब है क्या कि प्रारंभिक पुस्तकों का लेखा जोखा रखना ही पुष्पालन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद है फिर क्या है? ये कहा नगद छूट और व्यापक छूट में अंतर बताइए। ये नगद छूट क्या है? नगद छूट है जो हम शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए जो छूट देते हैं वो नगद छूट कहलाती है। जैसे कहते हैं कि बिजली का बिल जल्दी से जमा कर दो, तुम्हें यही विशेष छूट आई हुई है। व्यापारिक छूट बिक्री बढ़ाने के लिए दी जाती है। अब ये कहते हैं क्या कि कोई चीज़, अगर हम कोई चीज़ की ज़्यादा बिक्रा बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं? उस पर व्यापारिक छूट इसमें देते हैं। इसके बाद विशेष छूट किसी विशेष व्यक्तियों के लिए या विशेष ग्राहकों के लिए दी जाती है, इसे बोलते हैं विशेष छूट। इसके बाद पुष्पालन के बारे में यहाँ भी बताया उन्होंने। पुष्पालन क्या है? लेन देन का हिसाब रखना या प्रारंभिक पुस्तकों का लेन देन का हिसाब रखना ही पुष्पालन कहलाता है। इसके बाद फिर क्या कहा? सीए की स्थापना जो हुई वो हुई कब? कब हुई? वे हुई 1949। सीए की स्थापना जो हुई वो कब हुई? 1949। क्यों हुई? क्योंकि पहले जब सीए नहीं था, सीए का काम क्या है? अकाउंटों को चेक करना। जब सीए नहीं था तो उससे पहले जो है क्या आया था? न्यायालयों में जो है अपनी भैया लेकर जाया करते, हमारे पास चेक करा हुए थे। जैसे ही देखा कि न्यायालय में जो है कार्यभार ज़्यादा हुआ तो इसलिए उन्होंने फिर एक डिग्री बनाई सीए, जिसका काम केवल क्या था? अकाउंटों को चेक करना। ठीक है, तो इसलिए ही हमें जो है सीए की आवश्यकता पड़ी ताकि अकाउंट चेक किए जा सके। इसके बाद इसका जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ है? वो है नई दिल्ली। सीए का जो प्रधान कार्यालय वो कहाँ है? नई दिल्ली है। इसके बाद देखते हैं शेयर के भी कुछ टॉपिक देखते हैं हम, शेयर से संबंधित। अर्थ पहले देखते हैं। अंश क्या है? कंपनी की पूंजी का छोटे से छोटा भाग अंश कहलाता है। ये है अंश का अर्थ। सार्वजनिक या निजी कंपनी के सदस्य, सार्वजनिक और निजी कंपनी के सदस्य। सार्वजनिक जो कम से कम संख्या है सार्वजनिक कंपनी की में 7 है, 7 सदस्य होने ज़रूरी है सार्वजनिक कंपनी में। जबकि अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं है, अंशों की संख्या तक सदस्य हो सकते हैं। किसमें? सार्वजनिक कंपनी में। इसके बाद है निजी कंपनी। यदि हम बात करें निजी कंपनी में कम से कम कितने? कम से कम जो है 2 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक कितनी? 200। अधिक से अधिक कितने? 200 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, ये निजी कंपनी की विशेषता है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट है, ये का अधिकृत पूंजी या नाम मात्र पूंजी या पंजीकृत पूंजी किसे कहते हैं? ये सब एक ही है, अधिकृत का हो या नाम मात्र का हो या पंजीकृत का हो, निर्गमित अलग है। बात करें अधिकृत पूंजी वो होती है कि जब भी कोई कंपनी जनता में अंश निर्गमन करती है तो उसे जनता में अंश निर्गमन करने से पहले सरकार से आज्ञा पत्र लेना होता है। और आज्ञा पत्र के लिए सरकार क्या करती है? अधिक उसकी संपत्ति देखती है, उसकी असेस्ट का मूल्यांकन करती है कि उसकी असेस्ट कितनी है। जितनी असेस्ट है उसी आधार पर ही वो अंश निर्गमन कर सकती है। अगर देखा सरकार ने देखा कि जो है इसकी हैसियत कितनी है, इसकी हैसियत जो है 10 लाख तक के अंश निर्गमन करने की है,
इससे कम तो कर सके पर इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगी, अधिकृत पूंजी। अधिक से अधिक इतने तक का निर्गमन कर सकें, ठीक है, इससे अधिक नहीं कर सकते। इसी का नाम क्या है, नाम मात्र है, इसी का नाम क्या है, पंजीकृत है। निर्गमित पूंजी किसे कहते हैं, निर्गमित पूंजी है कि अधिकृत पूंजी कितनी थी, 10 लाख, और उसमें निर्गमन कितनी करी उसने, कुल 6 लाख। जनता को जो आमंत्रित करा वो कितने के लिए किया, 6 लाख, इसलिए क्या है, ये है इसकी निर्गमित पूंजी। इसके बाद है प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित पूंजी किसे कहते हैं, इसने जो है सरकार ने रजिस्टर कितनी करी, 10 लाख, इसने जनता को आमंत्रित कितने किया, 6 लाख के लिए, पर जनता को उसकी कंपनी के अंश पसंद नहीं आए, जनता ने कितने खरीदे, 5.5 लाख। तो ये क्या है, ये है प्रार्थित पूंजी, ठीक है, जितनी जनता ने जो है जितने के लिए आवेदन दिए, ठीक है, जितने के लिए अंश पैसे प्राप्त हुए, आवेदन आए, में क्या कहलाएगी, प्रार्थित पूंजी। अवशिष्ट या अग्रिम याचना से क्या आशय है, अवशिष्ट और अग्रिम याचना, अवशिष्ट और यदि हम अग्रिम याचना की बात करें, जब हम इनकी किस्तों के पैसे लेते हैं, जो शेयर हैं उन्हें क्या मिले, शेयरों की जो धनराशि है वो क्या में लेते हैं, किस्तों में। और किस्तों में कैसे कैसे, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, और फिर कहीं पे फाइनल कॉल पे। ऐसे तुमने न्यूमेरिकल भी करोगे, 2 रुपये इस पे, 3 रुपये इस पे, और 2 रुपये इस पे, 3 रुपये इस पे, कुल कितने हो गए, 10 रुपये। ये किस्तों में मांग की गई, ठीक है, 10 रुपये मांगने हैं तो वे भी कहीं में मांगे गए, किस्तों में मांगे गए। अब बात करें अवशिष्ट याचना किसे कहते हैं। अवशिष्ट याचना ये है जब कोई अंशधारी अपनी किसी इनमें तो कोई सी किस्त का, ठीक है, कोई सी याचना बोलते हैं कॉल, कोई सी कॉल का भुगतान नहीं कर पाता तो उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं, अवशिष्ट याचना बोलते हैं। और अवशिष्ट याचना यदि वो भविष्य में उसका भुगतान करना चाह रहा तो उसे कितना % ब्याज के साथ भुगतान करना होगा, 5% ब्याज सहित अवशिष्ट याचना का भुगतान करना होगा, ठीक है। यदि उसने जो है टाइम पर नहीं करा, लेट किया, तो 5% ब्याज देना होगा। ये तो है कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार, या तालिका A के अनुसार बोल सकते हैं। तालिका A के अनुसार कितना है, तालिका A के अनुसार जो है 5% है, ठीक है, या 1956 के अनुसार कितना है, 5% कहीं पे अवशिष्ट याचना पे। बात आई यदि 2013 की बात करें, अधिनियम 2013 में चेंज हुई कंपनी के, उसमें जो है कितनी परसेंटेज है ब्याज की, 10% है, परसेंटेज कितनी है, 10 है। और तालिका कौन सी लाई हुई, तालिका लाए F, तालिका है कौन सी, टेबल कौन सी है, टेबल है F, टेबल F के अनुसार कितना होगा, 10% होगा कहीं पे अवशिष्ट याचना पे। बात आई अग्रिम याचना। अग्रिम याचना किसे कहते हैं, जब कोई समय से पहले अग्रिम एडवांस भुगतान कर दे। पहले किस चीज़ इसकी मांग हुई, फिर इसकी मांग हुई, फिर इसकी मांग होगी, फिर इसकी मांग होगी। पर एक अधिकारी ऐसा है जिसने क्या किया, जिसने जो है अपनी जो याचना है, जो ये फाइनल याचना है, उसका भुगतान कहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया। ये 3 रुपये का भुगतान एडवांस में दे दिया। मांग कहेंगी करेगी फर्स्ट कॉल की, वो फर्स्ट के साथ साथ फाइनल का भुगतान भी कर रहा, तो वो क्या है, कॉल्स इन एडवांस। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे ब्याज मिलेगा, कितना % ब्याज मिलेगा, अग्रिम भुगतान करने पर 6% ब्याज मिलेगा। और ये मैं बताऊँ फिर, ये कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार है, ये टेबल कितने के अनुसार है, टेबल A के अनुसार है, ठीक है। यदि बात करें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, तो वहाँ पे ये परसेंटेज दुगनी हो जाए, फिर वहाँ कितनी हो जाएगी, वहाँ हो जाएगी 12%, वहाँ पे फिर 12% होगी। और तालिका कौन सी है, तालिका फिर वही होगी F, तालिका F में जो है कितनी परसेंटेज है, 12, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आज, तो फिर मिलते हैं GIC LT ग्रेड के नए क्वेश्चनों के साथ। तो आप जो है ना एक बार रिवाइज कर लेंगे या रिपीट कर लेंगे, जैसे भी हैं कि नोट्स वगैरह बना लेंगे।